आदाब अस्सलाम। मैं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं अहवाले दुनिया। नाजरीन, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुका है और सियासी पार्टियां समीकरण बैठाने के लिए उठ खड़ी हुई हैं। कोई अपनी खोई हुई जमीन तलाश कर रहा है तो उत्तर प्रदेश में कुछ लोग अपनी नई सरजमीन बनाने की जिद्दोजहद में है। ऐसे ही में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आजमी भी उत्तर प्रदेश के परिवर्तन यात्रा पर निकले हुए हैं और उन्होंने तमाम कई बड़े शहरों के भ्रमण करने के बाद ऋषि मुनियों और साहित्यकारों की सरजमीन कही जाने वाली आजमगढ़, जो कि खुद उनकी धरती है, वहां पहुंचे हैं और आज अहवाल दुनिया से खास मुलाकात में बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सबसे पहले तो आसिम साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसा कि आपने कई जगह का दौरा किया, परिवर्तन यात्रा आपने चलाई, क्या कुछ परिवर्तन की उम्मीद है सन 2022 के चुनाव में? बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि मैं जब जहाँ किसी से बात करता हूँ, सड़क के ऊपर खुंचे पे कोई सब्जी बेचने वाला, कोई चाय के होटल पे चाय पीने वाला, कोई ट्रेन में सफर कर रहा है, बस सफर कर रहा है, हर आदमी के अंदर चर्चा है कि अब 2022 में इस सरकार को किसी तरह भी परिवर्तन कर देना है। क्योंकि इस सरकार ने जो वादे किए थे, एक वादा पूरा नहीं हुआ और झूठ, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता कि इस कुर्सी पर बैठे हुए लोग इतना झूठ बोले। तो लोगों को इंतजार है कि किस दिन हमें वोट देने का वक्त मिलेगा, हम इसको सरकार को बदलते हैं। पूरी उम्मीद है मुझे। आसिम साहब, आप ये बताएं कि किन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश का सन 2022 का चुनाव रहने वाला है? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास, डेवलपमेंट, किसानों की बदहाली। आप देख रहे किसान 9 महीने से बैठा हुआ है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सांप्रदायिकता अपने उरूज पर है, जब इनसे कोई काम की बात करो तो ये लोग हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। आपने देखा कि इस कोविड में क्या हालात हुए हैं, लोगों को शमशान घाट में लकड़ियां नहीं मिली जलाने के लिए, लोगों ने अपनी लाशें ऐसी तरह से डाल दिया गंगा जमुना में। अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाएं नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, गरीबी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने खुद 80 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे माना कि उनको 5-5 किलो अनाज दिया जा रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार जो है, यहाँ की जनता बिल्कुल परेशान है, व्याकुल है कि कैसे हमें वक्त मिले कि हम इस सरकार को बदल दें। अभी आपने 5 किलो अनाज की बात की, तो क्या जनता जो है वो 5 किलो अनाज लेकर और 900 रुपए 1000 में सिलेंडर खरीद कर सहमत रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई अपने बाप के घर से थोड़े दे रहा है, अनाज दे रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि गरीबी इतनी ज्यादा इस देश में बढ़ती जा रही है कि एक आंकलन किया गया तो 45 सालों में इस सरकार में सबसे ज्यादा जो है गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। अच्छा, एक सवाल ये होता है कि अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी जनाब अखिलेश यादव ने कहा कि हम छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, तो कुछ मुस्लिम पार्टियां हैं जैसा कि MIM है, पीस पार्टी है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, इन पार्टियों से गठबंधन करने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हो रही है अखिलेश यादव साहब को? नहीं, ऐसा हमारे पास जो वोट बैंक है, हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास उनको मिल रहा है वोट, तो हम ऐसे लोगों से क्यों गठबंधन करें कि जो वोट बैंक हमारे पास खुद है। जो ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ वोट बैंक ऐसा नहीं है और उन पार्टियों के पास हो, तो उनसे बात की जा सकती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी पार्टियां जिनके पास कोई जमीन नहीं है, गठबंधन करने का मतलब क्या होता है उससे? अच्छा, आपको कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से आपके कुछ जाती ताल्लुकात भी हैं, जैसा कि महाराष्ट्र चुनाव में देखा भी गया था आपको साथ में। नहीं, मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे उनसे, लेकिन जब से वो महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ने आए, हम लोग से बात नहीं करते हैं वो। और वो जहां जहां हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं वहीं पर आकर खड़े कर वोटों को डिवीजन कर देते हैं। जो हम वहां से पहले से लड़ा रहे हैं इलेक्शन, मैंने फरहान को लड़ाया था भिवंडी से। जब भिवंडी में वहाँ हम लोग इलेक्शन लड़े तो उनको कुछ 1000 वोट मिला और 1600 वोट से हम लोग हार गए। तो इस तरह की सिचुएशन है। जब पिछला इलेक्शन था तो उनका एक MLA जो मदनपुरा से चुन कर आया था, वारिस पठान, वहां पर हमारा नगर सेवक कारपोरेटर रईस शेख बहुत जोरदार काम कर रहा था। और मैं समझता हूँ कि उतना अच्छा काम आज तक आजादी के बाद आज तक किसी नगर सेवक ने किया भी नहीं होगा। सारी पब्लिक उसके पीछे थी। तो वो इलेक्शन लड़ने जा रहा था MLA का, तो वहां के लोगों ने कहा कि यहाँ 2 लोग लड़ेंगे तो दोनों का डिवीजन होगा। तो वहां पर इनको बहुत इनका कलेजा फटने लग गया। अरे भाई, गड़बड़ हो जाएगा, ये लड़ेंगे, वो दोनों हार जाएंगे। तुम्हारे ऐसा तो बहुत जगह पे आप कर रहे हैं, यहाँ क्यों? बोले हमारा सीटिंग है, ये जीता हुआ है। ये बहुत लोगों कहने के ऊपर मैंने रईस को वहां से कहा, ठीक है तुम इलेक्शन मत लड़ो, मैं तुमको और कहीं से इलेक्शन लड़ाता। तो भिवंडी में लड़ते थे इलेक्शन वो, तो भिवंडी में 4-5 हजार उनको वोट मिल जाता था। मेरे यहाँ जब मैं लड़ता था वहां उनको 4-5 हजार वोट मिल जाता था। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, आप भिवंडी में लड़ेंगे तो आप जीतेंगे तो लड़िए। आपने कहा नहीं, जीतेंगे नहीं हम।
मैंने कहा मानखुद में लड़ेंगे, आप जीतेंगे क्या? नहीं जीतेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप छोड़िए उन सीटों को, मैं आपको ये सीट दे देता हूँ। तो ये हमने वहां की जनता की मांग के ऊपर, इन लोगों के बहुत सिफारिश करने के ऊपर उनके सिटिंग एमएलए के लिए सीट छोड़ा था। लेकिन हमने कहा था कि मैं छोड़ूंगा फिर भी आपका एमएलए चुन करने आएगा, क्योंकि ये एमएलए जो है ना सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंगें देखता है कि कितनी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग बन गई, कहां से मुझे कुछ फायदा हो जाए। ब्लैक मेलिंग करने वाले लोग कहां चुन के आने वाले हैं? 5 साल तक लोगों ने इनके भाषण पर, तकरीर पर, जज्बात में लोगों ने चुन के दिया था, लेकिन दोबारा चुन के नहीं आए। और यही हालत है, नांदेड़ में इनके नगर सेवक चुन के आए 5 साल, पहली बार बहुत चुन के आए, उसके बाद सब खत्म हो गया, सब भागे पार्टी छोड़ करके। इनका नागपुर में, औरंगाबाद में इनका एमएलए चुन के आया, दूसरी बार चुन के नहीं आया, क्योंकि जो आदमी, जो लोग इनके हैं उनका किरदार लोग देखते हैं ना। तो हमने मदद किया इनको, और इसलिए मदद किया कि लोगों की ये पुकार थी, लेकिन इनका आदमी चुन कर नहीं आया। कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है भारत का, वो असदुद्दीन ओवैसी को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है, आप ऐसा समझते हैं? नहीं, मैं जानता भी नहीं कौन लोग, इनको जाने छोड़िए, इनकी बातें करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ते रहते हैं, तो इलेक्शन लड़ने का सबको हक है। इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके पैर में चप्पल हो या ना हो, तो वो भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो लड़े इलेक्शन में हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमारी जमीन बहुत मजबूत है, जिसको भी आना हो, हैदराबाद से क्या पूरे भारतवर्ष से कोई भी आगे इलेक्शन लड़े यूपी में, समाजवादी पार्टी की अब की बार लहर है, आंधी है, समाजवादी पार्टी चुनकर आएगी। कोई कितना किसी को प्रमोट करे। अब देखिए इलेक्शन आ रहा है ना, बहुत सारे लोग सदरी सिलाएंगे, खाकी खद्दर का कपड़ा सिलाएंगे और शाम को बीजेपी के ऑफिस में जाएंगे, धीरे से पर्दे के पीछे बैठे रहेंगे और उनसे जो है ना थोड़ा पैसा लेके आएंगे, खड़े हो जाएंगे, फिर थोड़ा प्रचार करेंगे, रात को सूरज डूबने के बाद फिर वहां पहुंच जाएंगे, फिर देख लें तो थोड़ा पैसा उनसे लेकर आएंगे, फिर दूसरे दिन इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे किरदार हैं। आप अपने टीवी को लेके जाइए, शाम को बीजेपी के ऑफिस पास देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो खद्दर का कपड़ा नया नया सिला करके और बीजेपी के पैसे लेकर के इलेक्शन लड़ते हैं। लड़ाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को उसे वोट देना चाहिए जो पार्टी जीतने की तरफ रहे। अपना वोट छोटे छोटे लोगों को देने के बाद से आपका वोट बिखरता है। महाराष्ट्र, यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी से सारे लोग तंग आ चुके हैं, किसान है, मजदूर है, नौजवान है। एक एक आदमी की ये मांग है कि बीजेपी हटे। तो बचती कौन सी पार्टी है? समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस। बीएसपी को कोई पूछने वाला नहीं है। बीएसपी जो है आज अंदर ये तय हो चुका है कि अगर बीजेपी को कुछ सीटें कम पड़ी और बीएसपी के पास कुछ सीटें आई तो इन दोनों का गठमेल हो जाएगा। 3 बार पहले हो चुका है, आप सब जानते हैं। कोई मेरी कोई अपनी बात नहीं है। ये कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस जिस राज्य में राज करती थी, बिहार में क्या किया कांग्रेस ने? खत्म, कुछ है ही नहीं सीट उनकी। अब जाए बंगाल में एक सीट चुनकर नहीं आए। तो उत्तर प्रदेश के लोग राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं। जैसे मेढक पैदा होता है ना, उसे तैरना सीखने की जरूरत नहीं। तो मेरे यूपी के लोग पैदा होते ही राजनीति को अच्छी तरह पहचानते हैं। तो समझ लीजिए आप कि ये लोग छोटी छोटी पार्टियों को, जिनके पास जमीन नहीं है, जो लोग सिर्फ कुछ वोट ले सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते, इस वक्त कोई उनको वोट देगा नहीं। वोट देगा उनको जो आज इस देश के, इस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के करीब खड़ा है, वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की 12 से 17 तक के किए हुए कामों की अगर लिस्ट देखी जाए, मैं समझता हूं इस उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने उतना काम नहीं किया है। मैं बहस करता हूं लोगों से, मैं पूछता हूं लोगों से, बताइए आपके लिए किसने काम किया? तो कामों की बहुत बड़ी लिस्ट है। तो समाजवादी पार्टी को फर्क को नहीं पड़ता, जितना जिस हो जाए इलेक्शन लड़े। अभी आपने कहा कि बीएसपी की सरजमीन उत्तर प्रदेश में अब नहीं रही है। हालांकि अगर देखा जाए सन 2017 का चुनाव है, उसमें वोट परसेंटेज की बात करें तो बीएसपी का 22% और समाजवादी का 18% वोट परसेंटेज है। और सन 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो सीटें कहीं ना कहीं बीएसपी की कम से कम 5 सीटें लोकसभा चुनाव में समाजवादी से ज्यादा है। तो ये कहां से मुमकिन है कि उनकी सरजमीन खत्म हो रही है? आप आइए देखिए, आप जाइए, मैंने सर्वे करवाया है, मैंने भेजा सर्वेस को, लोगों ने जाकर इलाके में देखा है। आप जनता से पूछिए, जाकर किसी होटल में बैठे हुए चाय पीते हुए लोगों से जाकर पूछिए, सब्जी बेचने वाले से पूछिए, किसानों से पूछिए, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी। आप देख लेना, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन फिर आप अपना टीवी लेके आना, मुझसे पूछ लेना कि बीएसपी की जमीन कितनी बाकी है। अच्छा, एक सवाल जैसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी और मुसलमानों की सियासत करती है, विपक्ष की तरफ से लगाया जाता है आरोप। तो समाजवादी पार्टी के जनाब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जमीयतुल उलमा के एक प्रोग्राम से ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी सन 2012 में तो हम मुसलमानों को आरक्षण और जो नौजवान गिरफ्तार है उनको उनकी रिहाई के लिए सामान करेंगे। उस पर जो है चुनाव जब सरकार बनी है तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मैं आपको टीवी पे क्या ये बात बताऊं, आप मुझसे बात कर लेना।
जो लोग बेकसूर थे उनके लिए अखिलेश यादव ने क्या कदम उठाया मैं आपको बता दूंगा अभी। अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह ने जो वादा किया था उन्होंने पूरा किया है। आप ये समझ लीजिए कि आप क्या, एक तो रिहाई की बात कर रहे हैं आप, दूसरा जो कह रहे हैं रिजर्वेशन। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का 18% नहीं 20% रिजर्वेशन, क्योंकि इस देश का मुसलमान भी है, हिंदू भी है, जिसकी जितनी तादाद उसको उतना मिलना चाहिए। 20% रिजर्वेशन 85 चीजों में। अगर किसी गरीब के लिए सरकार घर बनाएगी तो उसमें से जो माइनॉरिटी का शेयर है उसको दे दिया, कोई नल लगाएगा गांव में लगाया जाएगा तो उसमें माइनॉरिटी को शेयर दिया। इस तरह से 85 चीजों में समाजवादी पार्टी ने रिजर्वेशन दिया। अब कुछ रुकावटें होती हैं, उस पर बहस होगी, लेकिन 5 साल के मुद्दे में ये खड़े हैं, ये टिफलू हैं खड़े आपके सामने, इनसे पूछिए आप कि मैंने इनसे आरटीआई निकलवाया था कि ये 20% वाली बात है सही या गलत है। इन्होंने मुझे कुछ दिनों के बाद आरटीआई की रिपोर्ट ला के दिया और बिल्कुल सच है कि सरकार ने ऑर्डर किया था और हिस्सा दिया उसमें। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया। विपक्ष की तरफ से एक और आरोप लगाया जाता है अखिलेश यादव जी पर कि वो सिर्फ ट्विटर से या सोशल मीडिया से सियासत करते हैं। कहते ये भी है कि जो सीए है, एनआरसी है, इस पर भी वो जमीन पर नहीं आए और किसानों के मामले में भी वो जमीन पर नहीं उतरे। हर चीज पे उतरे हैं, हर चीज पर नजर है उनकी। आप देख लीजिए 2 सालों से तकरीबन कोविड चल रहा है, कोविड में कोई बाहर निकलता नहीं, बहुत मनाही है, केसेस हो जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। चाहे सीए एनआरसी हो, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी ऐसी सारी चीजें जो इलीगल, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सब खत्म कर दी जाएगी। एक आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ के 4.5 साल सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप आम जनता से पूछ लीजिए, झूठ का पुलंदा है, झूठ का पुलंदा। अखिलेश यादव ने जो चीजें बनाई उसका नाम बदल दिया, कहीं नंबर बदल दिया, उसकी जगह ओपनिंग कर दिया। एक नया काम बताइए, ये जो यहाँ से आजमगढ़ से जो हाईवे जा रहा है, ये अखिलेश यादव ने 65% काम कर लिया था। आप जितने रोड्स बन रहे हैं अखिलेश यादव ने सब पास किया था। तो ये सारी चीजें जो है अखिलेश यादव ने किया है। अब ये 4.5 साल में अपनी उपलब्धियां दिखा रहे हैं। इनकी उपलब्धियां कुछ नहीं है, क्यों नहीं दिखाते कि मेरी उपलब्धियां ये है कि मैं हिंदुत्व की बात करता हूं, लेकिन मेरे भाइयों की लाशें गंगा जमुना में बह रही हैं और कुत्ते उसे खा रहे हैं। अपनी उपलब्धियां दिखाई ना आप। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान शहीद हो रहा है, लेकिन आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं कि 2022 में किसान की आमदनी डबल हो जाएगी। 4 महीना बाकी है 2022 को, कौन से किसान की आमदनी डबल हो गई? ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। ये कह रहे हैं हमने बहुत डेवलपमेंट किया है। एक ब्रिज का फोटो दिखाया उन्होंने तो पता चला ये ब्रिज तो कलकत्ता का है। एक फैक्ट्री दिखाया, भला ये अमेरिका की है। तो मतलब क्या है? ये कोई चीज है? आपको ये मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि मीडिया उनसे पूछे उनके कामों को और जनता को दर्शाए कि इन्होंने 5 साल में कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ बेवकूफ बनाया और अखिलेश यादव के किए हुए कामों को नाम बदल के दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अबू आसिम आजमी साहब बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जनाब आपका। ये थे जनाब अबू आसिम आजमी जो कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये हमसे खुसूसी बातचीत कर रहे थे। धन्यवाद दर्शकों।